जी, सब्जेक्ट हमारा कैफ 6 मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। आज इसका आगाज़ करने के लिए जा रहे हैं। हमारी पहली क्लास है। आज की क्लास में हम कोई कंसेप्ट्स जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है उनको डिस्कस नहीं करने जा रहे। बेसिकली ये एक तरह से ओरिएंटेशन क्लास है जिसमें टीचर का इंट्रोडक्शन होगा, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन होगा और हम कुछ मेथडोलॉजी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमने इस सब्जेक्ट को लेके चलना है, इस कोर्स को लेके आगे चलना है। तीन चीज़ें, टीचर इंट्रोडक्शन, दूसरी चीज़ सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन और तीसरी चीज़ मेथडोलॉजी का मतलब क्या है कि हमारे जो डेली लेक्चर्स हुआ करेंगे वो किस तरीक़ाकार से हुआ करेंगे। ठीक है, क्या मेथड हम ऑप्ट करेंगे उसके बारे में डिस्कशन होगी। ये एक तरह से प्लानिंग है हमारी कि थ्रू आउट द सेशन हम किस तरीके से चलेंगे। सबसे पहले इंस्ट्रक्टर इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मैंने सीए क्वालिफाई किया 2008 में और तकरीबन 13 साल से, फिर उसके बाद कुछ अर्सा फर्म में जॉब की, फिर टीचिंग प्रोफेशन में मूव किया। तब से अब तक फुल टाइम बेसिस के ऊपर मैं टीचिंग प्रोफेशन में ही हूँ। एक्सपीरियंस पढ़ाने का 13+ ईयर्स का है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि हर प्रोफेशनल को चाहिए कि वो अपने प्लस माइनस दोनों शेयर कर दे। प्लस तो हर आहिस्ता आहिस्ता आपको अगर कोई हुए तो पता चल ही जाएगा, नेगेटिव शेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब्जेक्ट जो है MFA, मैंने इससे पहले कभी नहीं पढ़ाया। ये सब्जेक्ट MFA मैंने इससे पहले कभी नहीं पढ़ाया, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ाया हुआ है उन्हें भी एक ही अटेम्प्ट हुई है। क्यों भला? स्कीम चेंज। लेकिन जो पुरानी स्कीम में CFAP लेवल पे पढ़ा रहे थे जो टीचर्स, उनको इसके एक हिस्से में एज है। क्या भला? कि वो एडवांस लेवल पे ऑलरेडी पढ़ा रहे थे, उनको ये। ठीक है, तो मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूं और चूंकि मैं जो दूसरे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं ना वो हैं सारे थ्योरीज के। जैसे मैं लॉ, ऑडिट, इकोनॉमिक्स, ठीक है, थ्योरी के। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट मैंने इससे पहले पढ़ाया ज़रूर हुआ है लेकिन काफ़ी गैप हो गया। और एक मार्केट में परसेप्शन होती है कि थ्योरी का टीचर जो है वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट सही नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, थ्योरी का टीचर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट सही नहीं पढ़ा सकता। आपको एक रूल बता रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे पे अप्लाई नहीं होता, ये आप सब पे भी अप्लाई होता है। बल्कि अभी जो मैंने आपको पेज डिस्ट्रीब्यूट किया ना, इसके ऊपर लिख दे। हमारे लेक्चर्स के दौरान में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं ख़ास तौर पे आपको लिखवाया करूँगा। ठीक है, जो ख़ास तौर पे अब वैसे मेरी कोशिश होती है कि जो भी मटेरियल स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है वो स्टूडेंट को खुद से प्रोवाइड कर दिया जाए, कम से वक्त लिखने में लगे। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपसे लिखूँ तो लिखिए एक स्टेटमेंट, वी कैन नॉट डू एवरीथिंग। We cannot do everything. We cannot do everything, but we can do anything. ठीक है, but we can do anything क्या मतलब? एक डॉक्टर है, वो साथ में डॉक्टर भी हो, साथ में इंजीनियर भी हो, ठीक है, साथ में स्पेस साइंटिस्ट भी हो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अब आप डॉक्टर नहीं बन सकते। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे आप तो आप डॉक्टर प्रोबेबली नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते। लेकिन आपके पास इस वक्त ऑप्शन है, जब आप मैट्रिक में होते हैं फॉर एग्जांपल, आपके पास ऑप्शन है, आप कोई सा भी प्रोफेशन चूज कर लें और आप उस प्रोफेशन में एक्सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सारी चीजें नहीं कर सकते, लेकिन आप जो ऑप्ट करते हैं वो काम कर सकते हैं। तो मैं हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, सीए में कितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे? कोई मेरा हाल है 19 सब्जेक्ट है। 20 नहीं, पीआरसी 5, फिर उसके बाद कैफ 8, फिर उसके बाद 6 CFAP और MSA 2, कितने हो गए? 21। ठीक है, क्या एक टीचर 21 सब्जेक्ट्स एक दिन में पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता।
लेकिन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है एक दिन में 21 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, ठीक है, या 19 जितने भी है, लेकिन इनमें से कोई भी सब्जेक्ट चाहे वो पढ़ा सकता है अगर वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। एग्री करते हैं? भाई आपका क्या ख्याल है, मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा नहीं होगा, पढ़ाया नहीं है, लेकिन क्या पढ़ा भी नहीं है, पढ़ा। और ये क्या है, ये तो अभी है इस लेवल पे है, ये मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। जब आप C5 लेवल पे जाएंगे ना, मैनेजेरियल अलग सब्जेक्ट बनेगा, खुलेगा, फाइनेंशियल अलग सब्जेक्ट बनेगा, वो खुलेगा। वो एडवांस लेवल पे जो इनके भी अबूजी कंसेप्ट है, जो इनसे भी एडवांस लेवल पे है, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो वो पढ़ सकता है, समझ सकता है, समझे, पढ़े हैं, समझे तो ही पास किए ना, ठीक है। तो क्या ये बेसिक लेवल के नहीं पढ़ा सकता? याद रखिए एक और रूल बताता हूं आपको, शायद आप में से कोई आगे चल के कभी टीचिंग प्रोफेशन को ज्वाइन करे तो खास तौर पे उसके लिए, वरना जनरली सबके लिए, जो टीचिंग है ना, टीचिंग ये नॉलेज की गेम नहीं होती, ये कम्युनिकेशन की गेम होती है। इसमें जिसके पास जितना ज्यादा नॉलेज होता है ना, स्टूडेंट को सम टाइम उससे समझ मुश्किल से आती है, क्योंकि ऊपर लेवल के ऊपर डिस्कशन कर रहा होता है। इसमें जो बंदा स्टूडेंट लेवल पे आके स्टूडेंट के माइंड से सोचना शुरू हो गया ना, वो एक्सेल कर जाता है। तो यहां पे याद रखे, जिसका नॉलेज ज्यादा है हो सकता है सक्सेसफुल ना हो, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल जिसकी अच्छी है वो सक्सेसफुल होता है इस प्रोफेशन में। तो याद रखिए, मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंट रहे, पढ़ा हुआ है, इससे एडवांस कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि समझा भी सकता हूं। बाकी समझा पाता हूं कि नहीं, यही आगे साबित होगा। बहरहाल ये क्लियर हो गया। अच्छा चलिए, अब चलते हैं, हम कुछ सब्जेक्ट्स के हवाले से बात करते हैं। तो पहले कुछ बेसिक चीज़ आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। स्टडी मटेरियल क्या हम यूज करने जा रहे हैं। एक चीज कंफर्म होती है, सीए का कोई भी पेपर है ना, उसमें जो ICAP का स्टडी टेक्स्ट है वो हमारे लिए सबसे अहम है। उसमें जो कंसेप्ट्स हैं वो हमने करने हैं, चाहे जैसा भी कंसेप्ट हो। बाज़ बात कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं हमें लगता है बोंगे से कंसेप्ट है, लेकिन जो कि सिलेबस में है और ICAP उनमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, करवाते हैं। और कोई कंसेप्ट चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, सिलेबस में नहीं, ICAP की बुक में नहीं, वो हमने नहीं करना। तो हमारा जो कोर स्टडी मटेरियल होगा वो क्या होगा, ICAP स्टडी टेक्स्ट। लेकिन ICAP स्टडी टेक्स्ट का सिंप्लीफाइड वर्जन हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, यानी अलग से कंसेप्ट नहीं होंगे। ICAP का जो कंसेप्ट है उसको सिंपल वर्ड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर ICAP ने हो सकता है 3-4 कंसेप्ट समझा के एक बड़ा क्वेश्चन दे दिया हो एंड पे कि भाई ये कर लो, समझ आ जाएगी। हम शायद हर कंसेप्ट के बाद एक छोटा क्वेश्चन एडिशनल करें, ठीक है, ताकि छोटे छोटे कंसेप्ट जैसे जैसे हम सीखते जाएं, साथ साथ प्रैक्टिस होती जाए। उसके बाद जब 3-4 कंसेप्ट इकट्ठे हो जाए, फिर एक बड़ा क्वेश्चन कर लें। तो इसीलिए हम नोट्स यूज करेंगे। आप अगर चाहें तो ICAP की बुक बिल्कुल ले सकते हैं, उसको रीड भी कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको रेफरेंस बताता जाऊंगा, आज हमने जो कंसेप्ट पढ़ा ICAP की बुक के किस चैप्टर में किस जगह पे मौजूद है। अगर आप उसको रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि ICAP की बुक को कभी भी नहीं खोल के देखता पूरे सेशन में, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, इसके बावजूद उसे ICAP की बुक में एक एक कंसेप्ट मौजूद है वो मैंने कवर करवाना, ठीक है। आप खुद से अगर चेक करने के लिए या एक एडिशनल प्रैक्टिस के तौर पे रीड करना चाहें कर सकते हैं, रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। रिक्वायर्ड करना चाहें कर सकते हैं। आपको नोट्स प्रोवाइड, अच्छा इस सेशन में इस सब्जेक्ट की बुक नहीं आएगी, ठीक है। इस सेशन में आपको क्लास नोट्स दिए जाएंगे, वो बेसिकली चैप्टर वाइज होगा, ठीक है। जैसे ही कोई चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कल इंशाल्लाह पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, तो उसके नोट्स आपको क्लास में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। क्लियर होगी ये चीज। आप ICAP की बुक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ICAP की बुक का ही सिंप्लीफाइड वर्जन आपको नोट्स की शक्ल में 1 बाय 1 करके प्रोवाइड करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। और ICAP की बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनमें जितने कंसेप्ट्स हैं, वो कवर करवाना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। लेकिन याद रखें, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि हर क्वेश्चन हम क्लास में प्रैक्टिस करें, ठीक है। ऐसा होगा कि कोई कंसेप्ट है, उसका एक क्वेश्चन मैंने क्लास में प्रैक्टिस करवा दिया, 2 क्वेश्चन आपको मैंने होम असाइनमेंट के तौर पे दे दिए, फिर अगले दिन उन 2 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है,
और कुछ एडिशनल मटेरियल भी, आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा। हमारे नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने होंगे? अप्रोक्सीमेटली 90 लेक्चर्स होंगे। कोर्स कब कंप्लीट होगा हमारा? 30 जुलाई 2022। इसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी हो सकती है, 2-4 दिन की, इससे ज़्यादा नहीं होगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको एग्जाम से 1 हफ्ता या 2 हफ्ते पहले बुला रहा हूँ कि ये कंसेप्ट हमने करना है, नहीं, वो आपने रिवीजन के लिए, आखिरी महीना आपकी रिवीजन के लिए, ठीक है। स्टूडेंट बार बार एंड पे जाके क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैंने स्टार्ट में आपके साथ शेयर कर दिया। अब चलते हैं सब्जेक्ट की तरफ। देखिए, टीचर का इंट्रोडक्शन तो इसलिए जरूरी होता है ना, ताकि आपको पता हो भाई आप जिससे पढ़ने जा रहे हैं वो आपको पढ़ाने के काबिल है भी कि नहीं, ठीक है। इसके साथ ही साथ सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन भी जरूरी है, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन भी जरूरी है। पहले इस सब्जेक्ट, अच्छा, अब ये जिस स्टूडेंट ने अच्छे तरीके से समझ लिया ना, वो इस सब्जेक्ट को ऊपर से समझ लेगा। एक होती है मैनेजमेंट में एक अप्रोच होती है बॉटम अप अप्रोच, एक होती है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है? पहले चीजों को ब्रॉड लेवल पे देखें, फिर उसके बाद डिटेल लेवल पे देखें, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कैलकुलेशन हम इतनी करते हैं, कैलकुलेशन में एक्सपर्ट हो जाते हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन किस मकसद के लिए की जा रही है ये पता ही नहीं होता। भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भाई एक्सपर्ट हो गया, उसने 50 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मकसद क्या है ये नहीं पता कुछ स्टूडेंट्स को। बात तो हमने याद रखे, एक तो कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है, कैलकुलेशन के ऊपर तो करना है, कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो टॉप डाउन, तो आज जो मैं आपको सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ना, ये टॉप डाउन अप्रोच, पूरे सब्जेक्ट का ओवरव्यू आपको मिलेगा। इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है, आपको पता चले सब्जेक्ट है क्या, क्या ये अकाउंटिंग है, क्या ये इकोनॉमिक्स है, क्या ये लॉ है, ये किससे मिलता जुलता है, ठीक है। इसको किस तरीके से हमने तैयार करना है, पेपर कैसा आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करने, अटेंटिव होकर बैठिए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव एंड नेचर ऑफ पेपर, ऑब्जेक्टिव एंड नेचर ऑफ पेपर। इसका नाम क्या है सब्जेक्ट का? मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। पहला लफ्ज क्या है? मैनेजरियल। दूसरा लफ्ज क्या है? फाइनेंशियल। तीसरा लफ्ज एनालिसिस। सुनिए, ये सब्जेक्ट आपको सिखाएगा, आपको इस काबिल बनाएगा, और आपको इस काबिल होना चाहिए क्या कि आप में मैनेजरियल स्किल्स आए, मैनेजमेंट की स्किल्स, आप मैनेजरियल डिसीजंस कर सके ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा मुझे बताइए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आप एजी ऑफिस में क्लर्क लगेंगे, या किसी, या तो अपना बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे, या किसी कंपनी में हो सकता है किसी सीएफओ सीईओ की पोस्ट पे काम करें, भी ऐसे ही होगा ना। तो वहां पे आपको टॉप लेवल के डिसीजंस करने पड़ेंगे। ये सब्जेक्ट आपको वो डिसीजन मेकिंग सिखा रहा है। एनालिसिस का मतलब होता है फैक्ट्स आपके सामने हैं, आपने उनको अंडरस्टैंड करना है और उन फैक्ट्स की मदद से किसी फैसले पे पहुंचना है। मैनेजरियल का मतलब कि मैनेजमेंट से रिलेटेड फैसला करना, फाइनेंशियल का मतलब फाइनेंस से, पैसों से रिलेटेड फैसला करना। ये दो तरह की डिसीजन मेकिंग आपको सिखाई जाएगी, मैनेजरियल और फाइनेंशियल। भाई इन दोनों में फर्क क्या है आपको पता है? सीएफओ और सीईओ, इसका कभी आपने नाम सुना है? इन दोनों में फर्क पता है आपको क्या होता है? कौन सी पोजीशन हायर है? सीईओ, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में एक सीईओ होता है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है। उस ऑर्गेनाइजेशन में उसके अंडर फाइनेंस डिपार्टमेंट भी आता है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी आता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी आता है, लेकिन यह सारे डिपार्टमेंट का हेड, ऊपर कंट्रोल कौन कर रहा है? सीईओ। और इसके अंदर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट या अकाउंट्स डिपार्टमेंट आता है, उसके हेड को क्या कहते हैं? इसका मतलब है सीएफओ का बॉस है सीईओ। इस ध्यान में रखिएगा, ये बात तो क्लियर है, नहीं तो नहीं है ना आपके लिए। ये सब्जेक्ट आपको सीईओ कैसे डिसीजन मेकिंग करता है ये भी सिखाएगा, मैनेजरियल डिसीजन, मैनेजरियल स्किल्स। और ये सब्जेक्ट आपको ये भी सिखाएगा कि सीएफओ कैसे डिसीजन मेकिंग करता है, मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, दोनों चीजें सिखाएगा। मैनेजरियल का मतलब सीईओ की पोस्ट पे अगर हम बैठे हैं तो किस तरह के डिसीजन करने पड़ेंगे। फाइनेंशियल का मतलब सीएफओ की पोस्ट पे किस तरह के डिसीजन करने पड़ेंगे, ठीक है। अब दोनों में फर्क है,
मैं जरा इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि आगे चल के हमारा सब्जेक्ट दो हिस्सों में डिवाइडेड होगा, एक होगा मैनेजेरियल एनालिसिस, एक होगा फाइनेंशियल एनालिसिस। तो आपको पता हो कि दोनों में किस तरह के टॉपिक्स होंगे, किस तरह के टॉपिक्स क्या है ये नहीं बता रहा, टॉपिक्स किस तरह के हैं ये बता रहा। सीएफओ जब डिसीजन मेकिंग करता है ना, याद रखिए, वो सिर्फ अमाउंट्स की बेस पे, फाइनेंस की बेस पे, पैसों की बेस पे करता है। लेकिन सीईओ जब डिसीजन मेकिंग करता है ना, वो सिर्फ इकोनॉमिक्स फाइनेंस को नहीं देखता, सिर्फ पैसों को नहीं देखता, और भी बहुत से फैक्टर्स को कंसीडर करता है। पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर्स, इन सारे फैक्टर्स को सामने रखता है सीईओ, जबकि सीएफओ सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स को सामने रखता है। छोटी सी एग्जांपल, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी अमेरिका की, उसके सीएफओ ने कैलकुलेशन की, सर ये न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करें, मार्केट में नहीं है, प्राइस हम अपनी मर्जी की चार्ज करेंगे, हाई प्राइस, ठीक है, पेटेंट्स करवाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। सीएफओ ने सारी वर्किंग करी। सीएफओ का काम है ना, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है, उसमें यही होता है ना कि आइंदा आने, अगर हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं, आइंदा आने वाले सालों में ये हर साल में कितनी सेल होगी, इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी होगी और प्रॉफिट कितना होगा, ये सारा बजट बना के सीएफओ सीईओ के सामने रख देता है। क्या सीईओ आपके ख्याल में फौरन ओके कर देगा? नहीं। अगर ऐसे सीएफओ के हर फैसले को सीईओ ने ओके करना होता तो उसकी पोस्ट की जरूरत ही क्या थी? सीईओ सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स नहीं देखता, वो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी देखता है, वो लीगल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर्स भी देखता है। जैसे उसने कहा ये प्रोडक्ट तो अच्छी है, लेकिन मैंने ना साइंटिस्ट की रिसर्च रिपोर्ट भी पढ़ी है, एज सीएफओ मैंने साइंटिस्ट की रिसर्च रिपोर्ट भी पढ़ी है जो तुमने नहीं पढ़ी। साइंटिस्ट ये कहते हैं ये प्रोडक्ट, ये दवाई, ये मेडिसिन इस मर्ज का तो इलाज कर देगी, लेकिन इसके साथ साथ इसके दूसरे साइड इफेक्ट्स भी हैं, इसके साथ दूसरे साइड इफेक्ट्स भी हैं। चलो साइड इफेक्ट्स, फिर सीईओ ने सोचा, अब आपने मुझे बताना सही फैसला किया कि नहीं। सीईओ ने सोचा कि चलो साइड इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स हम कोई कैंपेन चला देंगे कि साइड इफेक्ट हमारी प्रोडक्ट की वजह से नहीं किसी और वजह से, और इसको लॉन्च कर दिया। क्या सीईओ ने सही फैसला किया? अब देखिए, सीएफओ अपनी जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से सीएफओ ने कैलकुलेशन सही की, लेकिन सीईओ ने गलत फैक्ट। जब प्रोडक्ट मार्केट में आई 1.5-2 साल के बाद साइड इफेक्ट्स आना शुरू हुए, उसके ऊपर रिसर्च हुई तो पता चला कि इस प्रोडक्ट के फॉल्ट की वजह से। और मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान का लीगल एनवायरनमेंट ज्यादा स्ट्रांग है कि यूएसए का? यूएसए का। उन्होंने पाकिस्तान में होता तो शायद वो कोई ले दे के कहते चलो मामला निपटाओ। ठीक है, आपने देखा पाकिस्तान में भी एक एग्जांपल आपने शायद सुनी होगी, वो एक सिरप था, कुछ मजदूर जो थे उन्होंने वो सिरप इस्तेमाल किया खांसी का और वो मर गए, लेकिन उसके बाद बात आई गई होगी कि वो तो नशे किस्म के लोग थे, इसलिए उन्होंने नशा ज्यादा कर लिया था मिला के, तो इसलिए मर गए, खत्म कहानी। अगर शायद अमेरिका में ये इवेंट होता तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाता कंपनी का। तो चूंकि वो लीगल सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, वहां पे पेशेंट्स ने केस फाइल कर दिया, गवर्नमेंट ने उस प्रोडक्ट की सेल को बंद कर दिया, सारी जो इन्वेंट्री थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ये है सीईओ की जॉब। ये सीईओ फेलियर की एग्जांपल दी मैंने आपको, ठीक है, कि उसने, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सारे फैक्टर्स को सामने रख के डिसीजन करता, नहीं किया। सिर्फ फाइनेंस नहीं जरूरी, मैनेजमेंट भी जरूरी है, मैनेजेरियल। और इसमें मैनेजेरियल डिसीजंस में क्या क्या फैक्टर हमने कंसीडर करने हैं? पॉलिटिकल भी, सोशल भी, इकोनॉमिक भी, लीगल भी। दूसरी एग्जांपल सुने, आपने मैकडोनल्ड का बीफ बर्गर कभी खाया है ना? कोई बात नहीं, इसका मतलब आपको अच्छे दोस्त नहीं मिले जिंदगी में। पाकिस्तान में चलता है, पूरी दुनिया में चलता है। सीएफओ ने कहा कैलकुलेशन करके, सर पाकिस्तान तो छोटी मार्केट है, इसमें इतना प्रॉफिट कमा लेते हैं, इंडिया में जाए इससे 5 गुना बड़ी मार्केट है, कई गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। वहां पे गए, सीईओ ने कहा ओके, वहां पे गए, प्रोडक्ट पिट गई, ठप हो गई। क्यों? सीईओ ने कंप्लीट फैक्टर्स को कंसीडर नहीं किया, ठीक, उसने सोशल फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया। वहां की सोशल नॉर्म्स है ना, कहते भाई गौ माता हमें काट के खिला रहे हो, बंद करो इसको। फिर उन्होंने, जो पूरी दुनिया में तो नहीं,
पूरी दुनिया में तो शायद नहीं प्रोडक्ट सेल करते, फिर इंडिया के लिए उन्होंने प्रोडक्ट। देखें, सीईओ का यही काम है कि सारे फैक्टर को कंसीडर करें, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी एक कंट्री में कुछ फैक्टर्स रेलिवेंट नहीं है तो उसके लिहाज से फिर प्रोडक्ट को लॉन्च करें, अपने डिसीजन चेंज करें। वहां पे फिर आलू महाराज स्टार्ट किया, वो चल गया। ये है सीईओ का, सीईओ और सीएफओ के काम में फर्क समझ आ रहा है आपको? हमने इस सब्जेक्ट में क्या सीखना है? सीईओ की स्किल्स भी, सीएफओ के स्किल्स भी, और किसका एनालिसिस ज्यादा वाइड है? फाइनेंशियल एनालिसिस भी से मैनेजर। लेकिन हम चूंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और हमें अकाउंटिंग ज्यादा पसंद है, तो हमारा फोकस ज्यादा किसके ऊपर होता है? फाइनेंशियल। और होगा भी, इस सब्जेक्ट में होगा भी। अब ये नहीं है कि अगर मैं थ्योरी का एक्सपर्ट तो इसी को भुगताता जाऊं, नहीं। हमने एनालिसिस किया है कि पेपर में क्वेश्चन कैसे करता है, किस टॉपिक में से कैसे पूछता है, उस लिहाज से जाहिर है आई कैप जिस तरीके से हमें लेके चलेगा हम उसी तरीके से लेके जाएंगे। लेकिन पहले मुझे ये बताइए, आपको पता चल गया कि इस पेपर में हम सीखने क्या जा रहे हैं? मैनेजेरियल, इसका नाम है ना मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, दोनों चीजें सीखेंगे। आगे चलते हैं। पेपर की ग्रेड क्या है? ग्रेड पहले दिन किस लिए बता रहा हूं, आपको पता हो ये पेपर आएगा कैसा, कौन से हिस्से में से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, कौन से हिस्से में से कम आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे कि नहीं आएंगे, ताकि उस लिहाज से आप प्रिपरेशन करें। तो हमारे पेपर के दो सेक्शन होंगे, दो हिस्से होंगे, एक होगा मैनेजेरियल एनालिसिस, एक होगा फाइनेंशियल। मैनेजेरियल एनालिसिस होगा 35 to 45 मार्क्स, और फाइनेंशियल एनालिसिस होगा 50 to 70। एवरेज आउट कर दे तकरीबन, समझ लीजिए इसकी 40% वेटेज है पेपर में, इसकी 60% है फाइनेंशियल एनालिसिस। इसका मतलब क्या हुआ, हमें अपने सेशन का ज्यादा हिस्सा किसके ऊपर फोकस करना है? लेकिन ये नहीं कि इसको इग्नोर कर देना, इसको इग्नोर कर देना, ठीक है। मुझे पर्सनली ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन अपने इंटरेस्ट की वजह से मैं आपका सब्जेक्ट कंप्रोमाइज नहीं करवाऊंगा, ठीक है। इसको 40% वेटेज देंगे, इसको 60% वेटेज देंगे। चलिए आगे चलते हैं। पेपर का स्ट्रक्चर क्या होगा? पेपर के दो सेक्शन होंगे, लिखा होगा बाकायदा, सेक्शन ए, कुछ क्वेश्चन, फिर नीचे क्या लिखा होगा? सेक्शन बी। सेक्शन ए किससे रिलेट करेगा? मैनेजेरियल, और सेक्शन बी फाइनेंशियल एनालिसिस से। अच्छा, किस वाले सेक्शन में ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन होंगे? शाबाश, फाइनेंशियल एनालिसिस में। मैनेजेरियल एनालिसिस में एक ऐसी चीज होगी जो फाइनेंशियल एनालिसिस में नहीं है, एमसीक्यू। आप में से कितने स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है? इकोनॉमिक्स एग्जाम्पल नहीं पढ़ी हुई है, शाबाश। आपको याद होगा इकोनॉमिक्स में भी दो सेक्शन होते थे, एक सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन होता था माइक्रो, सेक्शन बी होता था मैक्रो, और माइक्रो में एमसीक्यूज होते थे और मैक्रो में नहीं होते थे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज थी, क्या? मैक्रो के टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यूज होते थे वो माइक्रो वाले सेक्शन में उसने डाले होते थे। याद है कि नहीं यार? ये हाइब्रिड वाले, आप मुझे बताइए, आप में से कितने स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है? हाथ उठाइए जरा। शाबाश, तकरीबन सब ने। तो ये भाई जिन्होंने बाद में हाथ उठाया हाइब्रिड में, इनकी दूसरी दफा में पास हुई थी क्या? उन्होंने सोच के उन्होंने कहा चले कोई नहीं। अच्छा, दो हिस्से, मैनेजेरियल फाइनेंशियल। मैनेजेरियल तकरीबन समझ 45 के लगभग, जिसमें 15 मार्क्स के एमसीक्यूज भी होंगे, और एमसीक्यूज में मैनेजेरियल फाइनेंशियल दोनों टॉपिक्स आएंगे। और फिर फाइनेंशियल जिसमें तकरीबन 55। ऑप्शन कोई नहीं है एज यूजुअल। आई कैप के किसी पेपर में ऑप्शन होती है ना? यूनिवर्सिटी का पेपर देने जाए, 8 में से कोई से 5 सवाल करे, और वहीं पे एक अप्रोच डेवलप होती है सिलेक्टिव स्टडीज की। आई कैप सिलेक्टिव स्टडी को लाइक करता है कि डिसलाइक? इसी वजह से आई कैप के तकरीबन किसी भी इकोनॉमिक्स में हुआ करते हैं शायद, वरना किसी भी, अब तो वो भी नहीं, अब तो एमसीयू बेस्ड सीबी बेस्ड पेपर हो गया, किसी भी पेपर में आपको ऑप्शन नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? इसकी रीजन है, आई कैप सिलेक्टिव स्टडी नहीं करवाना चाहता आपसे। 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे जो पूरे सिलेबस में से होंगे। पूरे सिलेबस क्या क्या हमारा? फाइनेंशियल मैनेजेरियल दोनों में से, और तकरीबन 30 मार्क्स के मैनेजेरियल के क्वेश्चन होंगे। और अहम चीज, ये सारे के सारे क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड होंगे। शायद ही कभी आपसे रटे वाला क्वेश्चन पूछ ले। देखिए, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है ना, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट,
उसमें भी आगे दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक होते हैं रिप्रोडक्शन के रिलेटेड, हाँ भाई ये डिफाइन कर दो, और एक होता है केस स्टडी, भाई ये मसला हुआ है, इसमें बताओ सीईओ ने क्या गलती की, या इसमें बताओ इस सिचुएशन में सीईओ को अब क्या करना चाहिए, ये केस स्टडी। तो हमारा जो मैनेजेरियल, फाइनेंशियल में तो कैलकुलेशंस होंगी, मैनेजेरियल में कैलकुलेशंस तो क्या होगा, केस स्टडीज। केस स्टडीज इसका मतलब है हमने याद तो करना है, लेकिन याद करने से ज्यादा अहम क्या है, जो सीखा उसको अप्लाई करना, केस स्टडीज करना। ठीक है, आगे चलते हैं। 50 बस ये ठीक है, ये सेक्शन ए और सेक्शन बी समझ आ गया आपको। आगे प्री रेक्विजिट्स। सर मैंने कैफ 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट काउंटिंग का पेपर नहीं पढ़ा, क्या मैंने तो नहीं पढ़ा क्या? हाँ नहीं पढ़ा तो फिर पास तो नहीं ना होना। क्या मैं एमएफए का पेपर पढ़ सकता हूं? इसका जवाब है क्यों नहीं। क्यों नहीं? अब स्टूडेंट कहने लगा सर मैंने सुना है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि एमएफए में हैं जिनकी बेस कॉस्ट काउंटिंग में। कोई नहीं, देखें आईकैप के ना कुछ जगहों पे कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो एक सब्जेक्ट में भी है, दूसरे सब्जेक्ट में भी है। जैसे अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये हमारे, हाँ जी ठीक है, कुछ कंसेप्ट ये भी डिस्कस करूंगा सब्जेक्ट, लेकिन याद रखें जैसे एनबीवी, आईआरआर, ये आपने क्यूएम में पढ़ा हुआ है, नेट प्रेजेंट वैल्यू पढ़ा हुआ आपने, आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पढ़ा हुआ आपने, यहां पे भी यूज हो। उसी तरह कॉस्ट काउंटिंग में कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो यहां पे यूज हो रहे हैं, लेकिन याद रखें वो सिर्फ चंद एक हैं, और वो हम यहां पे भी सिखाते हैं, वहां पे भी सिखाते हैं टीचर्स, और एमएफए के पेपर में भी सिखाते हैं। हुआ सिर्फ कंफ्यूजन किस वजह से क्रिएट हुई, पहले 2-3 टॉपिक ऐसे थे जो कि कॉस्ट काउंटिंग में थे, उसने उनको वहां से उठा के एमएफए में डाल दिया, तो स्टूडेंट, और फिर कॉस्ट काउंटिंग को नीचे ले गया स्टूडेंट। इसका मतलब है कि एमएफए का पेपर पढ़ने के लिए कॉस्ट काउंटिंग का पेपर पढ़ना लाजमी है? नहीं लाजमी, इसलिए कि एक तो कॉस्ट काउंटिंग के सिर्फ 2-4 कंसेप्ट्स हैं जो एमएफए में यूज होंगे, और जो यूज होंगे वो भी टीचर की, एमएफए के टीचर की जिम्मेदारी होती है। ये मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ मैं ये करवाऊंगा, एमएफए का हर टीचर जो है वो आपको वो कंसेप्ट्स भी करवाएगा। जैसे एनबीवी आईआरआर आपने सीखी होगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है भूल गए होंगे, भूल गए होंगे, और वैसे भी उसकी सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन है, इसके उससे आगे कहानी चलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या मुझे अब दोबारा से सिखानी चाहिए कि नहीं सिखानी चाहिए? बिल्कुल सिखानी चाहिए, मेरी जिम्मेदारी है, हर टीचर की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो कुछ कंसेप्ट किसी दूसरे के अगर इस टॉपिक, इस सब्जेक्ट में टेस्ट हो रहे हैं तो याद रखें वो हमारी जिम्मेदारी होती है कि वो भी हमने स्टूडेंट्स को सिखाने हैं। ये नहीं कि हम कहेंगे भाई वो मैंने नहीं सिखाने, वो तो तुम उसमें पढ़ चुके होंगे। अब मैं आपसे ये कहूँ भाई क्यूएम का पेपर तो आपने पास किया ना, है तो ये एनबीवी आईआरआर सिखा रहा है, ये तो आपने सीखी हुई है, आप जाके अपने नोट्स देख लें, उसमें रिवाइज कराइएगा। पता नहीं नोट्स किधर गए किधर नहीं गए, कुछ पता नहीं हमारे पास, वो कंसेप्ट जिंदगी में इतनी कम है टेंशन, और जो याद रखने वाली जो हम आईआरआर को भी जेहन में रखें हर वक्त, एनबीवी को भी हर वक्त जेहन में रखें, नहीं रहते जेहन में, भूल जाता है इंसान, नेचुरल। तो याद रखिए कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं, ठीक है। पढ़ना चाहें पहले कॉस्ट काउंट पढ़ें, नहीं एमएफए भी पढ़ सकते, ठीक है। कोई इसमें जो भी कंसेप्ट यूज होंगे वो चाहे अकाउंटिंग के कंसेप्ट हो, वो चाहे इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट हो, वो चाहे लॉ के कंसेप्ट हो, वो चाहे कॉस्ट के कंसेप्ट हो, इस सब्जेक्ट में कोई भी कंसेप्ट अगर इंक्लूडेड है, वो चाहे किसी दूसरे सब्जेक्ट में 10 दफा सिखाया गया हो, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैंने आपको कवर करवाना, ठीक है। इसीलिए जरूरी नहीं है, कम से कम मैं ये जिम्मेदारी ले रहा हूं, बाकी टीचर्स भी ये जिम्मेदारी लेते होते हैं। तो ये कंसेप्ट गलत है। क्या कंसेप्ट गलत है? कि एमएफए पढ़ने के लिए कॉस्ट पढ़ना जरूरी है, ये कंसेप्ट गलत है। हाँ, ये कुछ कंसेप्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अगर ये कंसेप्ट आपने पढ़े हुए हैं तो जब मैं पढ़ाऊंगा आपको आसानी हो जाएगी।
ये वो कंसेप्ट हैं जो अगर आपने पढ़े हैं और याद नहीं है, चले थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो जब हम इनको क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे तो आपको याद आना, भूल गए हैं आप, लेकिन जब चीज डिस्कस होगी ना आपको याद आना, पढ़ी सी है, हाँ ये तो हमने पढ़ा था। कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं मुझे बताइए। इकोनॉमिक्स पढ़ी है आपने, उसमें इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स होते थे आपका, लीडिंग, लैगिंग, अजीबोगरीब से होते थे, है ना, वो यहाँ पे भी है। इन्फ्लेशन पढ़ी इकोनॉमिक्स में, इस सब्जेक्ट में भी है। अनएम्प्लॉयमेंट पढ़े, इस सब्जेक्ट में भी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा, इस सब्जेक्ट में भी है। अच्छा जरा मुझे सोच के बता सकते हैं क्यों है इस सब्जेक्ट में? इकोनॉमिक्स में तो पढ़ लिया था। हमने जब डिसीजन मेकिंग करनी होगी, यूएसए में बैठे हैं, हाँ भाई इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में कहाँ पे फैक्ट्री खोले, कहाँ पे चीप लेबर होगी, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है वहाँ पे चीप लेबर अवेलेबल होगी, भाई वहाँ पे फैक्ट्री खोले। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हमारे फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए रेलिवेंट है, मैनेजरियल एनालिसिस में भी काम आते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ, क्या सीईओ ने लीगल एस्पेक्ट्स देखने हैं किसी भी कंट्री के जहां पे वो काम करने जा रहे हैं, तो उसे पता होना चाहिए कि कंपनी से रिलेटेड कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन से लॉज हैं जो बिजनेस पे इफेक्ट करते हैं, पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक अहम लॉ जो एज सीईओ आपको पता होना चाहिए वो है एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड लॉज। क्या आप किसी एम्प्लॉय को रख तो लेते हैं, लेकिन आपको पता है आप जिस एम्प्लॉय को चाहे रख सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन उसे अपनी मर्जी से निकाल नहीं सकते। लेकिन याद रखिए पाकिस्तान में ये रूल नहीं है, पाकिस्तान में तो खड़े खड़े निकाल देते हैं, सेठ कल्चर है ना, नॉर्मली खड़े खड़े निकाल रहे हैं। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में एम्प्लॉयज राइट्स होते हैं, अगर आप एम्प्लॉयज को बगैर किसी रीजन के निकालें, वो आपके खिलाफ केस फाइल कर दें, हैवी पेनल्टी पे करना पड़ती है। तो हमें एम्प्लॉयमेंट लॉ, ये भी लीग, और भी कुछ दूसरे लॉज जैसे इन्वायरमेंटल लॉज, क्योंकि अगर आप इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करेंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग से तो गवर्नमेंट आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। इसका मतलब है इस सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स भी आएगी थोड़ी सी, इसमें लॉ भी आएगा, इसमें आईटी से रिलेटेड कंसेप्ट्स भी आएंगे। आपने कुछ आईटी से रिलेटेड कंसेप्ट कंट्रोल पढ़े, आईटी सिस्टम क्या होते हैं, कंट्रोल, पासवर्ड वगैरह, पासवर्ड के बारे में, हाँ, अच्छे पासवर्ड की क्या खसूसियात हैं और इस तरह से रिलेटेड चीजें, कंट्रोल्स के बारे में पढ़ा, कहाँ पे पढ़ा, आईटी में। जिन स्टूडेंट्स ने एएफसी पास की हुई है उन्होंने शायद ये आईटी के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, लेकिन जिन्होंने पीआरसी के बाद जो आने वाले वो ये I2B में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये सब्जेक्ट मीन मीडियन मोड सुना हुआ है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये भी सुना हुआ है, कहाँ, स्टैट में, यहाँ पे। अच्छा जरा गैस कीजिए, चले मैं बाद में पूछूंगा आपसे, ये पढ़ा था आपने? भूल गए हैं? कोई फिक्र की बात नहीं है, कोई फिक्र की बात नहीं है, ये हम दोबारा डिस्कस करेंगे यहाँ पे, यानी यहाँ पे आप स्टैट भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन याद रखिए सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, उसके बाद डिसीजन मेकिंग भी। स्टैट में आपको सिर्फ कैलकुलेशन सिखाई थी, यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद अगली से उसकी बेस पे डिसीजन क्या लेना है। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, पैसा, बिजनेस के लिए पैसा कहां से आएगा, ये कहीं पढ़ा है आपने? आप लोन ले सकते हैं, आप कंपनी के शेयर इशू कर सकते हैं, ये दो बात बड़ी, हाँ, तो वही तो है। अच्छा ये लॉ में पढ़ा है, ये लॉ में पढ़ा है। वैसे ये अभी मैं रिसर्च सिलेबस देख रहा था आपका, ये I2B में था, I2B लॉ में हम इनडायरेक्टली पढ़ते हैं उसकी लीगल इम्प्लीकेशंस, लॉ में भी था। ये शायद एक पुराने जमाने की इकोनॉमिक्स में भी था, R1 में भी है, बस वो इधर भी है, यानी हमारे MFA में भी है। ठीक है, तो R1 में भी है, तो फिर मुझे ये बताइए इसका मतलब तो ये हुआ MFA पढ़ने के लिए R1 पढ़ना जरूरी है। क्यों R1 का कंसेप्ट इधर आ रहा है भाई, बाकी टीचर्स भी पढ़ाएंगे, बाकी टीचर्स भी पढ़ाएंगे। आगे चलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड IRR, FAR में, QM, हाँ QM में, लेकिन वहां पे यहाँ पे हम दोबारा से क्योंकि भूल चुके होंगे। अच्छा आप मुझे ये बताइए, ये सारी चीजें आपने सीख लें,
इनमें से मुझे कोई से दो चीजें बता दीजिए जो हमारे मैनेजेरियल एनालिसिस वाले पोर्शन में होंगे। लॉस, शाबाश, इकोनॉमिक, शाबाश, बिल्कुल ठीक, बेहतरीन बेहतरीन। और कोई सी दो चीजें बता दीजिए जो हमारे फाइनेंशियल एनालिसिस वाले पोर्शन में होंगी। हाँ, मीन, मीडियन, मोड, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, एनपीवी एंड आई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। नहीं अभी पास नहीं है। आई कैप की बुक के मुताबिक इसमें चैप्टर्स हैं 17 और 9 चैप्टर्स हैं किस पोर्शन के? मैनेजेरियल के। 8 है फाइनेंशियल्स के। अब आपने इससे गलत नतीजे पे पहुंच गए ना आप। इसका मतलब ये है कि मैनेजेरियल एनालिसिस के ज्यादा चैप्टर्स हैं और उसके मार्क्स कम हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस के कम चैप्टर्स हैं, इसके मार्क्स ज्यादा हैं। मैं फाइनेंशियल एनालिसिस पे फोकस करूंगा। हालांकि चैप्टर्स ज्यादा हैं मैनेजेरियल के, लेकिन छोटे छोटे हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस के चैप्टर्स ज्यादा हैं लेकिन बड़े बड़े हैं। सॉरी, काम है। अच्छा हाँ, बल्कि यहाँ से उस्ताद गलती भी करता है ना, उसमें कोई हिकमत बाज़-औक़ात होती है, बाज़-औक़ात नहीं भी होती। तो ये गलती की तो मुझे याद है। मुझे ये बताइए, मैं इंसान हूँ क्या फरिश्ता? मैं गलती कर सकता हूँ? क्या मतलब? और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ भाई। कितने साल हो गए, कितने साल हो गए मैं पढ़ा रहा हूँ, और आप अभी भी मुझे कह रहे हैं कि मैं गलती कर सकता हूँ। हाइब्रिड वाले सही बोलेंगे, सच बोलेंगे। हाइब्रिड वाले आप बताओ, क्या मैं गलती कर सकता हूँ भाई? किसी अच्छा, इनका भी यही ख्याल है। अच्छा, ये इधर कोई माइक लेके बैठे हुए हैं, जरा मैं पूछा। हाँ, ये जरा बताइएगा, ये एक आपके करीब जो भाई है, इनसे जरा मेरी बात करवाएं। जी भाई बताइए, क्या मैं गलती कर सकता हूँ? कह रहे नहीं सर। शाबाश, मेरी प्रिडिक्शन है आप जिस कंपनी में भी जाएंगे बहुत तरक्की करेंगे। बहुत तरक्की करेंगे। तरक्की का राज यही होता है, सीनियर को खुश रखना। भाई गलती कर सकता हूं मैं, यही समझा। गलती कर सकता हूं मैं। जो गलती नहीं करता वो तो इंसान ही नहीं। इंसान हूं ना, गलती कर सकता हूं। अच्छा मुझे ये बताइए, गलती कर सकता हूं, अच्छा अकाउंटेंट कौन है? जो गलती ही ना करे या जो गलती करे और फिर मान ले? मान ले। तो भाई मैंने पहले आपको बता दिया कि मैं पहली दफा ये सब्जेक्ट पढ़ा। बहुत से टीचर दूसरी दफा पढ़ा रहे होंगे, लेकिन मैं पहली दफा पढ़ा रहा हूं। क्या मैं इसमें गलती कर सकता हूं? बिल्कुल। मैं अपना होमवर्क करके आऊंगा और कोशिश करूंगा गलती ना हो। लेकिन अगर कभी कोई गलती हुई, जो हो सकती है, इंसान हो, गलती हो सकती है, मुझे कोई शर्म नहीं है सबके सामने खड़े होकर ये कहने में कि जो मैंने कल ये कंसेप्ट पढ़ाया था इसमें ये चीज गलत थी, इसको ठीक कर लें। मुझे कोई शर्म नहीं। ठीक है। आप में से कुछ स्टूडेंट होंगे जो ये कहेंगे, यार सर ने जानबूझ के गलत पढ़ाया है। कहेंगे सर को तो आता ही नहीं है सब्जेक्ट। सर को आता, मैं ठीक है, नहीं आता तो नहीं आता। लेकिन क्या इसका ये मतलब मैं सीख ही नहीं सकता? ये सीख सकता हूँ, सीख सकता, इंशाल्लाह सीख के आऊंगा। हाँ, ये बात आप पे हाथ पक्का करना है। बिल्कुल बिल्कुल हाथ पक्का करना है। लेकिन आप बेफिक्र हैं, आप अपने किसी दोस्त के साथ जो किसी दूसरे टीचर से पढ़ा और शेयर करते रहें, डिस्कस करते रहें, आपको इंशाल्लाह महसूस हो जाएगा आपकी तैयारी जो है वो किस लेवल पे जा रही है। हाँ, तो ये अच्छी बात थी। ये कहाँ से बात निकली थी? गलती चैप्टर से। हाँ, तो मैनेजेरियल, कितना टाइम रह गया? 10 मिनट। मैनेजेरियल के चैप्टर्स हैं ज्यादा लेकिन छोटे हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस के चैप्टर्स हैं कम लेकिन बड़े हैं। अच्छा रीजन बताइए, दिमाग लड़ाइए। फाइनेंशियल एनालिसिस के चैप्टर्स क्यों बड़े हैं? मैनेजेरियल एनालिसिस के चैप्टर क्यों? मार्क्स ज्यादा नहीं, कंसेप्ट ज्यादा नहीं। कंसेप्ट मजे की बात, कंसेप्ट हो सकता है कम हो, प्रैक्टिस ज्यादा है। क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन के साथ समझाना है ना, क्वेश्चंस के साथ समझाना। ठीक है। तो इसीलिए उसमें देखें कंसेप्ट, चलिए वो जब शुरू करेंगे फिर सीखेंगे उसको, फिर आपको बताऊंगा। ये आपको फर्क समझ आ गया? तो मैनेजरियल के चैप्टर ज्यादा है लेकिन
मार्क्स कम, हाँ छोटे छोटे चैप्टर्स, छोटे चैप्टर्स, ये भी हो गया। हाँ अब इसके बाद एंड पे आते हैं। पहले मैनेजेरियल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है मैनेजेरियल एनालिसिस पहले स्टार्ट करना? हाइब्रिड वाले भी जरा हाथ उठाएं, पता चले कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है फाइनेंशियल एनालिसिस। अच्छा ये आपका दिल खुश करने के लिए आपसे पूछा है, वरना फैसला मैं करके आया हूँ, फैसला करके आया हूँ। आपके कहने पे थोड़ी चलना, आपके कहने पे पढ़ाया तो फिर क्या सब्जेक्ट। मैनेजेरियल एनालिसिस अगर पहले पढ़ाता हूं ना तो आप कहेंगे सर को तो आता ही यही था, अब सर ने ये शुरू करवा, अब सर इसको रगड़ेंगे। 60 लेक्चर हमारे मैनेजेरियल में करवा देंगे, 60-70, और एंड पे 30-40 बागम बाग फाइनेंशियल पे करवाएंगे। नहीं, अब ये कंसेप्ट तोड़ना है ना कि थ्योरी का टीचर, काउंटिंग, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट नहीं, ये है ना कंसेप्ट, ये बड़ा मजबूत कंसेप्ट फैला मार्केट में। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया? We cannot do everything, we can do anything। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले फाइनेंशियल एनालिसिस से, फाइनेंशियल एनालिसिस है, ठीक है? आपके लिए भी आसानी है। कैसे भला? आप फौरन देख लें 10-12 दिन में क्या सर को आता है कि नहीं आता। भाई अभी फैसला बता था, 10-12 दिन तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा ना जी, फीस वापस नहीं होगी। पहले सोचना था, पहले सोचना था, लेकिन इंशाल्लाह इसकी नौबत नहीं आएगी। हाँ जी अच्छा सोच लें, लेकिन कुछ 8-10 लेक्चर्स पहले ले लें, उसके बाद सोच लें। आगे चलते हैं। लेक्चर नंबर, लेक्चर प्लान, लेक्चर पे नहीं, वैसे चले यार ये तो भाई ने मजाक में बात की थी कि मैं सीरियस होकर बात कर रहा हूं, ठीक है? अगर आप मुतमिन ना हो तो भाई पर्सनल लेवल पे आपको अकोमोडेट करेगा, बेफिक्र हो जाए। लेक्चर प्लान, लेक्चर प्लान का मतलब क्या है? हम हर रोज आएंगे तो लेक्चर कैसे चलेगा, लेक्चर कैसे चलेगा? सबसे पहले आपको एक पेज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये आपको एक पेज मिला ना, इसके ऊपर लेक्चर नंबर होगा, कंसेप्ट जो हमने पढ़ने हैं वो आप देखें लेफ्ट साइड पे बॉक्स बना हुआ ना, ठीक है? उस पे ओरिएंटेशन क्लास लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ओरिएंटेशन क्लास लिखा हुआ है, लेक्चर नंबर, कंसेप्ट और रेफरेंस लिखे होंगे आई कैप की बुक के, कि ये कंसेप्ट आई कैप की बुक में अगर जाके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसके साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे, इसको हम बोलते हैं माइंड मैप। क्या कहते हैं? माइंड। यानी ये पूरे लेक्चर के जो सबसे अहम चीजें आपको पता होनी चाहिए लाजमी, ये आपको पहले से लिख के दे दी गई। वरना क्या होता, यहां पे मैं पढ़ा रहा होता, आप लिख रहे होते, मैं समझा रहा होता, आप सुन रहे होते और लिख भी रहे होते, मल्टीटास्किंग कर रहे, सुन रहे होते और लिख भी। चूंकि आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते, मल्टीटास्किंग में माइंड फोकस हो जाता है कि डाइवर्ट होता है, इसलिए सुन रहे होते साथ साथ लिख भी रहे होते तो समझ आने में थोड़ा मुश्किल होता, ठीक? समझ आने में अंडरस्टैंडिंग थोड़ी। इसलिए हमने क्या किया, मैं ये चाहता हूं आप लेक्चर में जितनी देर भी बैठे पूरे फोकस रहें मेरी तरफ, मेरी हर बात को सुना, कम से कम वक्त लिखने में लगाएं। इसलिए जो चीज लिखने में जरूरी थी वो आपको ये दे दी, ये ले, ठीक है? इंशाल्लाह आपको डेली बेसिस पे ये माइंड मैप मिलता रहेगा। आपको अगर कोई बहुत अच्छी चीज वो आप लिख लें, जैसे अभी मैंने आपको रूल लिखाया है, वो यहां पे नहीं लिखा हुआ, वो आप लिख लें। इस तरह कुछ और चीजें होंगी वो आप या लेक्चर के दौरान में आपको एग्जाम्पल अच्छी लगी, फार्मास्यूटिकल कंपनी की एग्जाम्पल अच्छी लगी, मैकडोनल्ड वाली एग्जाम्पल अच्छी लगी, साथ में लिख दें, ताकि जब रिवीजन करते पेज सामने आए फौरन एग्जांपल आती है मैकडोनल्ड, पता चल जाता है अच्छा ये सर ने पढ़ाया था, आगे समझ ये फैक्टर कंसीडर करने आगे चले, वो आप लिख सकते हैं अगर एडिशनल लिखना चाहें तो। फिर आपको होम असाइनमेंट दी जाएगी। आज की कोई होम असाइनमेंट नहीं है, जितनी याशी आपने जिंदगी में करनी आज कर लें, कल से फिर होम असाइनमेंट शुरू हो जाएगी, ठीक? यहाँ जैसे जैसे कभी होम असाइनमेंट कम, कभी कभी क्वेश्चन कम, कभी ज्यादा। सबसे पहले आपको पेज दिया जाएगा जिसमें ये सारी चीजें होंगी,
फिर उसके बाद हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है, जैसे भी मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन चूंकि अब हम फाइनेंशियल एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं तो सिर्फ कंसेप्ट डिस्कस, हालांकि कंसेप्ट अहम है लेकिन कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन करना भी अहम है। एक होता है कंसेप्ट, एक होता है क्वेश्चन, दोनों में फर्क है। कंसेप्ट ज्यादा अहम होता है कि क्वेश्चन? अच्छा आप बताएं। कंसेप्ट ज्यादा अहम होता है। अकाउंटिंग की एग्जांपल लेते हैं। कंसेप्ट क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस में आएगी, बैलेंस शीट में एसेट की कैरिंग अमाउंट में से लेस होगी। ठीक कह रहा हूं, यह है कंसेप्ट। आपने एक या दो लाइनों में ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसी कंसेप्ट को हम क्वेश्चन के जरिए समझाने की कोशिश करें तो आप यही पूरा क्वेश्चन करेंगे जिसमें डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट होगी, और क्वेश्चन आधे पौने घंटे का करने के बाद जब बैलेंस शीट टैली हो जाएगी तो आपका यही कंसेप्ट पक्का हुआ होगा। क्या? कि डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस आएगी और बैलेंस शीट। तो किसी भी कंसेप्ट को सीखना होना, किसी भी चीज को सीखना, एक होता है कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग हासिल कर, फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करना। याद रखें कंसेप्ट ज्यादा अहम होते हैं तो हम पहले कंसेप्ट डिस्कस, मैं आपको ज़बानी कलामी बताऊंगा ये चीज कैलकुलेट करनी है ना, ये चीज क्या है, कैसे कैलकुलेट होगी, इसका इस्तेमाल क्या है, पहले ज़बानी कलामी बताऊंगा। आपने इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना। यानी हमारे लेक्चर का कुछ हिस्सा होगा मैं ऐसे डिस्कशन कर रहा हूँ, फाइनेंशियल एनालिसिस में बात कर रहा हूँ, और कुछ हिस्सा होगा मैं आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है? अब मुझे पता नहीं शायद अकाउंटिंग के टीचर्स क्या करते हैं, वो स्टार्ट से पूरा क्वेश्चन करवाते हैं कि वो भी इसी तरह करते हैं, वो भी हाँ पहले एडजस्टमेंट समझाते हैं फिर उसका हाँ, उसी तरीके। जब मैं आपको एडजस्टमेंट समझा रहा हूँ ना कंसेप्ट, तो आपने ये नहीं सोचना टाइम ज़ाया हो रहा है, आपने ये नहीं सोचना टाइम ज़ाया हो रहा है। ठीक है? पहले कंसेप्ट को अच्छे तरीके से रिटेन करना है, समझना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और मेरी कोशिश होगी मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊं, क्वेश्चंस ऐसे लेके आऊं। एक गोरे की किताब, गोरे किताबें बड़ी अच्छी लिखते हैं, एक गोरे की किताब थी, उसमें एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी थी। उसने एग्जाम्पल दे रहा था, कोई कंसेप्ट था, तो उसमें कहा एग्जाम्पल्स के लिए मैं ये नीचे एक क्वेश्चन बनाया है, इसमें कुछ नंबर्स हैं, और नंबर्स क्या थे 10, 20, 50। मैंने कहा ये कौन सी एग्जाम्पल, हमारे सीए में तो एग्जाम्पल्स भी जो होती हैं ना वो होती हैं एक्सपेंस 1,25,335 और नीचे डेप्रिसिएशन कभी 15%। तो उसने कहा नीचे बताया, उसने कहा नंबर्स आर स्मॉल बट कंसेप्ट इज लार्ज। बाज़ औक़ात ऐसे होता है हमारे ज़माने में कुछ, अब मुझे पता नहीं आजकल के टीचर्स कैसे हैं काउंटिंग के, हमारे ज़माने में दो तरह के टीचर्स होते थे। एक वो जो कंसेप्ट सिखाते थे ना, या यूँ समझ लीजिए दो, जब मैं स्टूडेंट था ना दो बुक्स थी मेरे सामने काउंटिंग के, एक थी मुखर्जी इंडियन ऑथर था, एक था फ्रैंक वुड इंग्लिश ऑथर था। ठीक है? आपने शायद ये मुखर्जी का नाम नहीं सुना होगा, नहीं वो नहीं, ये अमिताभ मुखर्जी था, मैं पूरा नाम बताना भूल गया। दोनों में एक ही कंसेप्ट के क्वेश्चंस थे। ये जो फ्रैंक वुड था ना ये भी डेप्रिसिएशन समझाता था, इसके नंबर्स पता क्या होते थे 1000, डेप्रिसिएशन रेट 10%। और यहाँ पे जो अमिताभ मुखर्जी की किताब होती थी इसमें जो नंबर्स होते थे वो 1270 और डेप्रिसिएशन रेट 15%। हम नंबर्स कैलकुलेट करते करते नंबर्स में गुम हो जाते थे, कंसेप्ट कहीं पीछे रह जाता था। हम एक सारा सवाल कर लेते थे, ये पता नहीं चलता था नई चीज सीखी क्या है। और एक नई चीज सीखने के लिए ना 10 पुरानी चीजें भी साथ साथ कैलकुलेट करना पड़ती थी, आपने देखा वैसे। तो हम क्या करेंगे, हम ये अप्रोच नहीं अडॉप्ट करेंगे, हम कैलकुलेशंस करेंगे जरूर, पहले कंसेप्ट समझेंगे, फिर सिंपल कैलकुलेशन से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर आखिरी लेवल पे जाके जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आई कैप के लेवल के बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे। यानी जब सारे हमारे ब्लॉक्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, पूरी पिक्चर बन जाएगी, फिर आपको मैं कहूंगा ये एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, वरना पहले छोटे छोटे कंसेप्ट के साथ। ठीक है? यानी हमारे नंबर क्वेश्चंस में नंबर स्मॉल होंगे लेकिन कंसेप्ट लार्ज होंगे।
इसका फायदा क्या होगा, आप आसानी के साथ और जल्दी से कंसेप्ट सीख लेंगे, कंसेप्ट की एप्लीकेशन आसानी के साथ और जल्दी सीख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम एंड में जाके पास पेपर एग्जाम लेवल पे भी जाएंगे, ये नहीं कि छोटे छोटे कंसेप्ट लाके आपको निपटा दूंगा, क्योंकि जाहिर है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो एग्जाम लेवल का क्वेश्चन करना है ना, वो जाहिर मुश्किल होता है, वो भी करेंगे, लेकिन पहले इस तरीके से चलेंगे, ठीक है। फिर आपने कोई क्वेश्चन पूछना होगा एंड पे, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको बताया कंसेप्ट के एंड पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करें, ये हमारा तरीकाकार होगा। इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं जी। जैसे पास्ट पेपर्स करेंगे तो पास्ट पेपर तो सिर्फ इसके एक पेपर होगा, तो वो एक दफा कर लेंगे, वो तो आ जाएगा, तो दोबारा कैसे प्रैक्टिस करेंगे? पास्ट पेपर की प्रैक्टिस का क्वेश्चन है सर, एक हमारे पास है इसका मॉडल पेपर और एक है जो लेटेस्ट अटेम्प्ट का पेपर है, और दोनों का सोल्यूशन भी अवेलेबल नहीं अभी तक अवेलेबल, तो हम प्रैक्टिस अगर आप चलें इसका सोल्यूशन दे भी दें तो हम बाकी की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ये तो 2 साल आप समझा देंगे, हमने एडिशनल प्रैक्टिस करना है। याद रखिए MFA कैफ में नया है, दुनिया में नया नहीं है, MFA कैफ में नया है, दुनिया में आपको बताया ना, इसका एक अबू जी लेवल भी है, CFAP लेवल है, वहां से उठाएंगे। फिर दुनिया में क्या ICAP ही प्रोफेशनल बॉडी है, और भी प्रोफेशनल बॉडीज है, पाकिस्तान में 2 और प्रोफेशनल बॉडीज हैं, ICM में PIPFA है, ठीक है, और गोरो में चले जाएं ACC है, फिर उसके बाद ICAW है, और भी दूसरे इंडिया ICAI, ठीक, उन्होंने अपना सिस्टम बड़ा रिवाइज किया, बड़ा इंप्रूव किया, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, वो आपने नहीं जाना उस तरफ, वो मैं उनके क्वेश्चन चुनूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन है, सेलेक्ट करना है, कौन सा नहीं करना, फिर जो सेलेक्ट किया उसको किस तरतीब से करवाना है, वो सारी मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं, आपकी सिर्फ एक जिम्मेदारी है, क्या, जो मैं करवाता जाऊं चुप करके आपने उसको करते जाना जी, वादा करते हैं। चलिए, और भाई आंसर आ गया, ठीक है। तो MFA कैफ में नया है, दुनिया में नया नहीं है। और सर ये 90 लेक्चर्स में से कितने मैनेजरियल के होंगे, कितने फाइनेंशियल? 90 में से कितने मैनेजरियल के होंगे, कितने फाइनेंशियल होंगे, अल्लाह ही जानता है बेहतर, मुझे खुद नहीं, मैंने प्लानिंग की हुई है, मैं आपको भी बता सकता हूँ क्या। अब देखिए 40% ये है, 60% ये है, 90 क्या 40% क्या बनता है, 4 9 36 लेक्चर होंगे हमारे मैनेजरियल के, और बाकी के लेक्चर्स होंगे, लेकिन एग्जैक्टली मुझे नहीं कंफर्म, क्यों कंफर्म नहीं है, क्योंकि मेरी आदत है, मैं चलता हूं स्टूडेंट की स्पीड के साथ। आपको किसी कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही होगी ना, तो मैं ये नहीं कहूंगा बस इसको इतने आवर्स एलोकेटेड थे, मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चले, नहीं, अगर किसी में ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है तो वहां पे हम ज्यादा पढ़ें, कहीं पे हो सकता है कोई कंसेप्ट जो मैं समझ रहा हूं आपके लिए शायद मुश्किल है, आपको आसान लगे, वहां पे हम ये वैसे कम ही होता है, ज्यादातर यही होता है कि, तो इसमें 90 में हो सकता है कि कुछ लेक्चर्स ऐड हो जाए, कम का चांस नहीं है, ज्यादा का चांस है, तो उस लिहाज से हम उसको वेरी कर सकते हैं, ठीक है। रफली हमारा तकरीबन 40% पोर्शन लेक्चर्स होंगे और 60% होंगे फाइनेंशियल के। अगर कोई फिजिकल स्टूडेंट छुट्टी कर ले या कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है, ज़ाहिर है, हाँ इमरजेंसी, आंख नहीं खुलती, तो होता है, बाज़ औक़ात ऐसे होता है। अच्छा, आप यकीन कीजिए, मैं कल भी और आज भी छुट्टियों में ना आदत बिगड़ जाती है, 7 अलार्म लगाए हुए हैं मोबाइल पे, 2 मोबाइल 7 अलार्म, और डर होता है कि अगर 4 बजे आंख ना खुली, 1 घंटा लेट हो गया ना, फिर पढ़ने को टाइम नहीं मिलेगा। मैं ज़रा सुबह में पढ़ता हूँ ना वो टाइम, ठीक है, तो उसके बावजूद भी रिस्क है, ज़ाहिर होता है। तो ये बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह मैनेजमेंट, ये जेन्युइन इशू है आपका, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करूंगा, फिर वो जैसे डिसाइड करें आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, ये कह रहे हैं कुछ चीज़ें रह गई हैं, ठीक है, ये भाई कह रहे हैं कुछ चीज़ें रह गई हैं जो आपको पता है, फॉलो फिर भी नहीं करते, क्या भाई, रेगुलर का मतलब क्या, रोज आना, कितना टाइम, -4, पंक्चुअल टाइम पे आना है, वीकली टेस्ट होंगे, अटेम्प्ट करने हैं, करेंगे। ये सबसे अहम, क्लास में मोबाइल फोन जब तक मैं ना कहूं मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करना, मोबाइल फोन इस्तेमाल
नहीं करना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? मोबाइल पे लेक्चर ना लें भाईजान, ना लें, मोबाइल पे मुश्किल हो जाएगी। लैपटॉप, मुझे बताइए लैपटॉप या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है ना, इसमें ज्यादा फंक्शन और ये ज्यादा अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है या कि मोबाइल? इसका मतलब आपने कभी लैपटॉप कंप्यूटर इस्तेमाल ही नहीं किया है? अब तो जो विंडो 11 है उसमें तो मोबाइल एंड्रॉयड ऐप भी चल जाती हैं। एक लेक्चर एक दिन में और रेगुलर स्पीड पे लेना है आपने। भाई ये जो ऑनलाइन वाला स्टूडेंट देख रहा है, मुझे कसम है आपको, रेगुलर स्पीड, ठीक है। इसमें क्या हिकमत है ये फिर कभी बताऊंगा, लेकिन डबल स्पीड पे नहीं समझ आएगी। फ्लेक्सिबिलिटी को मिस यूज ना करें ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, कि जब सुबह दिल किया दोपहर को देख लेंगे लेक्चर, दोपहर नहीं तो शाम को देख लेंगे, नहीं, कंसिस्टेंसी रखें, डेली लेक्चर्स लें और मोबाइल फोन से दूर रहें। खास तौर पे पढ़ाई करते हुए मोबाइल फोन से दूर रहें। मैं आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस कर रहा हूं, पता है किस चीज की? मोबाइल को छोड़ने की। मोबाइल अच्छी चीज नहीं है, हाँ हर प्रोफेशनल के लिए इसका मिनिमम यूज होना चाहिए। तो मैं आहिस्ता, लेकिन जाहिर आदत पड़ी हुई है, मुश्किल होता है, लेकिन आप भी कोशिश करें कि मोबाइल का इस्तेमाल मिनिमम करें। चलिए जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। कल से इंशाल्लाह फिर कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। कौन से? मैनेजरियल के फाइनेंशियल। चलिए जी, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज। ये